नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था स्वास्थ्य तक, ठीक है ना, किसी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो रुक गई थी। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। हेल्थ में हम लोग पढ़ रहे थे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने आपसे कहा था स्वास्थ्य हमारा बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना, बेहद ज़रूरी है स्वास्थ्य को ठीक रखना। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम काम को लंबे समय तक कर सकेंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो काम को हम कम समय तक कर पाते हैं, लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कर हमने बात करा था स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना किसी भी देश की क्या होती है, पहली प्राथमिकता होती है। फिर हमने उसके बारे में बात की थी कि जीवन प्रत्याशा आपकी 2014 में 68.3 वर्ष बढ़ गई थी, लेकिन शिशु मृत्यु दर 1951 वर्ष 1951 में 147 थी। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विस्तार हुआ था तब आपकी शिशु मृत्यु दर 2015 में 147 से घटकर कितनी आ गई, 2015 में 37 आ गई। तो ये होता है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विस्तार। चाहे आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो सरकार इसको सुधारने का ठीक तरीके से प्रयास कर रही है, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिए शिशु मृत्यु दर का। शिशु मृत्यु दर इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ जीरो ईयर अपॉन 1000 बर्थ। पहला फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। दूसरा है आपका चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ 1 ईयर to 5 ईयर अपॉन 1000 डेथ। यानी 1000 बच्चों पर 1000 मरे ये होता है आपका, ये कहलाता है बर्थ पर, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर बर्थ है। 1000 बच्चों में मरने वालों की संख्या, जो बच्चे 1 से 5 साल के बच्चे थे तो वह बताता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट के लिए, ठीक है, कितने की मृत्यु हुई है 1 साल में, ठीक है ना। तो 1000 बच्चों का जन्म होने पर मरने वाले बच्चों की संख्या जिनकी आयु 0 वर्ष की थी, ठीक है। तो ये बताता है आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के लिए। मतलब मेन बात है, जब 1000 बच्चों का जन्म होगा तो मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, जिनकी आयु 1 से 5 वर्ष है, तो उसको कहते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। जब 1000 बच्चों का जन्म होगा तो उस पर मरने वाले बच्चों की संख्या जिनकी आयु 0 वर्ष थी, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी। आखिरकार बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी को समझते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए, बेरोजगारी का एक ग्राफ तैयार करते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू बेरोजगारी की हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, ठीक। यहाँ आप लोग हेडिंग डालिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। पंद्रह से 64 वर्ष का 15 से 64 वर्ष के बीच का ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसमें कार्य करने की योग्यता, क्षमता, इच्छा। योग्यता को कहते हैं एलिजिबिलिटी, इसको कहते हैं कैपेसिटी, इसको कहते हैं डिजायर। ठीक है, योग्यता, क्षमता, इच्छा हो लेकिन फिर भी रोजगार ना मिले,
लेकिन फिर भी रोजगार ना मिले। ठीक है, अब आपकी छोटी सी डेफिनेशन बनकर तैयार हुई है अनएम्प्लॉयमेंट की। आखिरकार बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? बेरोजगारी की परिभाषा में बताया गया कि 15 से 64 वर्ष के बीच का ऐसा व्यक्ति जिसमें कार्य करने की या जो कार्य करने की योग्यता, क्षमता या इच्छा रखता हो, फिर भी उसको कोई रोजगार ना मिले, उसको कहते हैं बेरोजगार। बात समझ में आया? छोटा सा इसमें पॉइंट है, बस आपको लाइन को कनेक्ट करना आना चाहिए। 15 से 64 वर्ष के बीच का ऐसा व्यक्ति जिसमें कार्य करने की योग्यता, क्षमता, इच्छा हो, ठीक है, एलिजिबल भी है, योग्यता भी रखता है, कार्य भी कर लेगा, ठीक है ना, क्षमता, काम करने की क्षमता भी है, सारी चीजें उठापटक भी कर देगा, इच्छा, वो कह रहा है मैं करूंगा ही करूंगा, इच्छा भी है, यानी योग्यता भी है, क्षमता भी है, इच्छा भी है, लेकिन फिर भी इसको रोजगार ना मिले तो उसको कहते हैं बेरोजगार। तो बेरोजगार कहा जाता है। अब पॉइंट इसमें दो चीज़ों की आपके चैप्टर में बात करी गई, दो प्रकार की बेरोजगारी मैं इसमें डिस्कस करूंगा केवल। एक आपका मौसमी बेरोजगारी, दूसरा आपका सीमांत बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी होता है कृषि के दिनों को छोड़कर शेष दिन जो बेरोजगार लोगों की संख्या होती है उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। कृषि के दिन, जब कृषि के दिन है, जब मान लो एग्रीकल्चर का सीजन चल रहा हो, तब लोगों के लिए काम हो तो ठीक है। अब कृषि के दिन तो काम कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी दिन उनके लिए कोई काम नहीं, तो बाकी दिन को, कृषि के दिन को छोड़कर शेष जितने दिन बेरोजगार रहने वालों की संख्या जो होगी वह कौन कहलाएंगे? मौसमी बेरोजगार कहलाएंगे, ठीक है ना। सीमांत या छिपी बेरोजगारी क्या होती है? जैसे मान लो लोग किसी कार्य में लगे लेकिन उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, यानी सीमांत उत्पादकता शून्य हो, अगर वो कार्य को छोड़ दें तब भी प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग सीमांत या छिपी बेरोजगारी। तो इसको नोट कर लेते हैं कि मौसमी बेरोजगारी आपका क्या है? मौसमी बेरोजगारी यानी कृषि के दिनों को छोड़कर शेष दिन बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या, उनको क्या जाता है? मौसमी बेरोजगारी। दूसरा होता है सीमांत या छिपी बेरोजगारी। सीमांत या छिपी बेरोजगारी होती है आपकी क्या, कि जब लोग किसी कार्य में लगे, जब लोग किसी कार्य में लगे लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो, अगर वह कार्य भी छोड़ दें तो उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या कहते हैं? सीमांत या छिपी बेरोजगारी। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फील्ड हो गया, इस फील्ड में आपका गेहूं था 10 किलो और काम करने वाले थे 5 लोग, ठीक है। अगर मान लो कोई टहलता घूमता हुआ एक हमारा दोस्त आ गया, तो हमने कहा भैया, बोले क्या कर रहा है? बोले यार धान काट रहे हैं हम या गेहूं काट रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा चलो हम भी काट देते हैं भाई। तो इन्होंने क्या करा, ये भी काम में ऐड हो गया। अब ये काम कैसा करेगा? इसको पैसे थोड़ा ना मिल रहा है, ये तो धीरे धीरे करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इसकी उत्पादकता को हमेशा जीरो माना जाता है, ठीक है। इसका मन होगा उतना करेगा, जितना मन होगा उतना नहीं करेगा। अब जब इसका मन होगा तब छोड़ भी देगा, तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब पहले 5 लोग काम कर रहे थे 10 किलो काट रहे थे, क्यों? अब जब 6 लोग हैं तब भी 10 लोग काट रहे हैं, अब इसमें फिर 5 रह जाएंगे तब भी 10 किलो गेहूं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जब लोग किसी कार्य में लगे तो उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती, क्योंकि इसका मन होगा करेगा, मन होगा नहीं करेगा। ठीक है सर, लेकिन अगर कार्य छोड़ भी देगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं सीमांत या छिपी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी हो गई जब कृषि के दिनों को छोड़कर शेष दिन बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगार। जैसे मान लो जो 12 महीने में, एक साल में 12 महीने, उसमें 8 महीने कृषि का कार्य चल रहा है, 8 महीने जो चलेगा वह कृषि कार्य चलेगा। ठीक है ना, बचे आपके 4 महीने, तो 4 महीने जो लोग खाली रहेंगे, ठीक है ना, जो लोग खाली रहेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, मौसमी बेरोजगार। जब सीजन का समय होगा तभी काम मिलेगा, सीजन का समय नहीं होगा तब इनको काम नहीं मिलेगा, तो यही कहलाता है आपका मौसमी बेरोजगारी। अब पॉइंट आता है रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं और भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या हैं। ठीक है ना, इनकी हम लोग और चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग डालिए, रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत में बेरोजगारी के कारण, भारत में बेरोजगारी के कारण। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी का पहला कारण है आपका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना। दूसरा कारण है आपका लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल सेंट्रलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेंट्रलाइजेशन मतलब रोजगार का कुछ जगह रुकना, रोजगार का कुछ जगह रुकना। चौथा पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर इंफ्रा का पुअर होना, एग्रीकल्चर इंफ्रा का पुअर होना। ये तो आपके थे रीजन, कारण क्या है किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। अब दूसरा इसका बात करते हैं सॉल्यूशन, इसका क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे आपका एग्रीकल्चर इंफ्रा रिफॉर्म, तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी SHG को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। चौथा पॉइंट हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया आपका माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए। माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर पांचवा पॉइंट ऐड करिए, माइक्रो फाइनेंस की कमी। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, फिर समझाता हूँ आपके लिए कि आखिरकार है क्या।
देखिए, रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी का पहला कारण है आपका पॉपुलेशन ज़्यादा, मतलब जनसंख्या का ज़्यादा होना बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण। जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उतनी बेरोजगारी ज़्यादा होगी। या तो उसी प्रकार की नौकरियां दी जाएं भैया, उसी प्रकार की नौकरियां, लेकिन है नहीं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होता है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, तो प्रॉपर प्लानिंग की कमी, उसके कारण क्या है, ये भी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण। तीसरा पॉइंट होता है इंडस्ट्रियल सेंट्रलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है रोजगार का कुछ जगह रुक जाना, मतलब रोजगार तो है लेकिन एक जगह रुक गया है, वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट होता है एग्रीकल्चर इंफ्रा का पुअर होना, एग्रीकल्चर जो इंफ्रा है उसका पुअर होना, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस की कमी, यानी पैसे की कमी, वित्त की कमी। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा आएगा आपका प्रॉपर प्लानिंग, यानी अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। जब प्रॉपर प्लानिंग होगी तभी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, आपकी दूर होगी। दूसरा पॉइंट होता है एग्रीकल्चर इंफ्रा रिफॉर्म, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। आप इन पॉइंट्स को, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगारी के प्रकार बताइए, तथा भारत में बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी के दूर करने के उपाय पर चर्चा कीजिए। इसके आपके विस्तृत पूर्वक चर्चा करना है। क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में, बस आपको इतने से ही पॉइंट उठाकर आपको 10 नंबर में चिपका देने, इतना ही काफ़ी है, बहुत है इतना। बस आपको अपनी भाषा में इसको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर था हमारा, सेकंड चैप्टर था संसाधन के रूप में लोग, ये हमारा जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थर्ड चैप्टर अपना रहेगा निर्धनता, पॉवर्टी यानी गरीबी, फिर हम उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।